हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि मगध में कौन से महत्वपूर्ण राजवंश हुए, हर्यंक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो उसके बाद जब मगध को और ज़्यादा सशक्त किया गया, ठीक है, और ज़्यादा उसका साम्राज्य विस्तार किया गया, तो यहाँ पर किस साम्राज्य की स्थापना हुई हो चुकी थी? मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, मगध के राजा घनानंद को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के 3 महान राजा होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और तीसरे रहेंगे हमारे अशोक। ठीक है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, उनका शासनकाल, जन्म और उसके अलग जो और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो रहेगा दैट विल बी 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहेगा। ठीक है, कई जगह 321 से 297 ईसा पूर्व भी लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया उनका जन्म कब हुआ था। यहाँ पर भी बहुत से अलग अलग पॉइंट निकलते हैं, मतलब कई जगह कुछ मेंशन है, कई जगह कुछ मेंशन है। तो यहाँ इनके जन्म की बात जब की जाती है तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म पिपलीवन गणराज्य में हुआ था। इनकी माता का नाम धर्मा, महारानी धर्मा, और पिता का नाम महाराज चंद्रवर्धन था। ठीक है, और अन्य किंवदंतियां यानी कि इसके अलावा जो व्याख्या मिलती है उसके अकॉर्डिंग इनकी माता का नाम मूरा था या मोरा था और इनके पिता का नाम सर्वार्थ सिद्धि था। ठीक है, तो दोनों तरह की बातें देखने को मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथों में कुछ और मेंशन है, अन्य जो कहानियां किंवदंतियां हैं वो कुछ और बताती हैं और कौटिल्य कुछ और बताते हैं। ठीक है, तो जन्म से रिलेटेड इनका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों तीनों चीजें पढ़ेंगे। तो जन्म 345 ईसा पूर्व। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पिपलीवन गणराज्य में हुआ था। इनकी माता महारानी धर्मा तथा पिता महाराज चंद्रवर्धन थे बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग। और अन्य किंवदंतियों के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, इनकी माता का नाम मूरा था और इनके पिता का नाम सर्वार्थ सिद्धि था। ठीक है, अब आती है इनकी धर्मपत्नी की बात। तो इनकी पत्नी जो थी क्योंकि उस टाइम पर राजा बहुत सी शादियां करते थे तो सभी का नहीं ये नाम याद करते। हाँ, जो इम्पोर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनके नाम हम पढ़ेंगे। तो इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था दुर्धरा, जो कि महापद्मानंद की पुत्री थी। ठीक है, और उसके बाद इनकी दूसरी पत्नी थी हेलेना, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है तो उस युद्ध के पश्चात जो उनकी संधि होती है तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। अब दुर्धरा का मेंशन क्यों आता है, क्योंकि दुर्धरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बिंदुसार है। और यहाँ पर एक और कहानी निकल कर आती है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पर दुश्मनों का खतरा बना रहता था, तो इसीलिए जब उन्हें खाना दिया जाता था तो कहीं कोई दुश्मन उसमें जहर ना मिला दे, इसलिए दूसरे लोग उसको चख लेते थे। तो ऐसा ही एक बार दुर्धरा ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बना हुआ खाना खाया जिसमें जहर था और उस समय वे गर्भवती थी। ठीक है, और क्योंकि उसमें जहर था तो दुर्धरा की हालत बिगड़ जाती है और सर्जरी द्वारा बिंदुसार का जन्म होता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि बिंदुसार का जब जन्म हुआ था तब उनके मस्तक पर एक बिंदु का निशान था जिसकी वजह से इन्हें बिंदुसार कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि किस राजा का जन्म सर्जरी द्वारा या सिजेरियन विधि द्वारा हुआ था, तो बिंदुसार का हुआ था। ठीक है, और बिंदुसार की माता का नाम पूछा जाए तो दुर्धरा था। ठीक है, अब आ गए चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे मैक्सनीज ने अपनी इंडिका, ठीक है, जो कि ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि सेंड्रोकोटस किसका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का। कहाँ से लिया गया, कहाँ पर लिखा गया है, ये मैक्सनीज की इंडिका में। और एक प्रश्न ये बनता है कि इसे पहली बार पहचाना किसने, कि हाँ जी सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इसका सबसे पहली बार पहचान की थी विलियम जोन्स ने 1792
1793 ईस्वी में पहली बार यह नाम पहचाना गया कि मैग्स्थनीज की इंडिका में जो सेंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। उसके बाद आता है एंड्रोकॉट्स, ये प्लूटार्क ने कहा है। वृषल, वृषल जिसका अर्थ होता है निम्न कुल का, ये मुद्रा राक्षस में कहा गया है। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल नाम दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि यहाँ से सेल्यूकस को भी हरा दिया था, यानी कि जो विदेशी शक्तियां थी उनको हरा दिया था, तो भारत का प्रथम मुक्तिदाता किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। और अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। अब फिर से रिपीट करते हैं अन्य नाम में, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, वृषल। ठीक है। सेंड्रोकोट्स मैग्स्थनीज की इंडिका में, एंड्रोकॉट्स प्लूटार्क ने कहा है, वृषल मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की रचना है में कहा गया है। और वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल का, यानी कि यहाँ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्षत्रिय नहीं थे, वो किसी निम्न कुल के रहे होंगे, पर कुछ ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय भी माना गया है। तो यह एक विवाद का विषय है। नेक्स्ट आ गया हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था और प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है। प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। यहीं पर जो जैन धर्म है 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही पर्सन हैं और ये तक्षशिला के आचार्य हैं। और यहाँ पर एक और कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने खरीदा था और अपना बदला घनानंद से लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया और फिर घनानंद पर अटैक करके उसको हरा दिया और मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है। तो ये पॉइंट इस पे इतना हमने अब तक क्या पढ़ा कि उनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व, जन्म अलग अलग किंवदंतियां हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पिपलीवन गणराज्य में हुआ था और अन्य के अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र में हुआ था। पत्नी दुर्धरा और हेलेना, और अन्य नाम सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोस्टस और वृषल। इन्हें भारत का प्रथम मुक्तिदाता कहा जाता है और अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और इनके गुरु का नाम चाणक्य था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चंद्रगुप्त की राजधानी क्या रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और पाटलिपुत्र को इंडिका, यानी कि मैग्स्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसे प्लाईब्रोथा नाम लिखा है। ठीक है। पैलीब्रोथा या प्लाईब्रोथा नाम लिखा है। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से 305 ईसा पूर्व युद्ध किया था। ठीक है। अब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में किसकी जीत होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। और उनके बीच एक संधि होती है और उस संधि के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लिए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्यूकस ने 4 पूर्वी प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। अब वो 4 पूर्वी प्रांत क्या हैं? सबसे पहला है एरिया, जिसे हेरात कहा गया, आर्कोशिया जिसे कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया या गेड्रोसिया, दोनों एक ही है, जेड्रोसिया लिखा मिलेगा या गेड्रोसिया मिलेगा, जो कि बलूचिस्तान है, और पेनिसडाई। ठीक है। पेनिसडाई ये काबुल है। ठीक है। तो ये 4 पूर्वी प्रांत जो थे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। अब उसने क्या किया, उसने मैग्स्थनीज को राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र में भेजा था। ठीक है। और मैग्स्थनीज पूछा जाता है कि कितने वर्ष यहाँ पर रहा था पाटलिपुत्र में, तो 4 वर्षों तक वह भारत में पाटलिपुत्र में रहा था। इसके अलावा सेल्यूकस ने हेलेना जो कि उसकी पुत्री थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और यही यहाँ पर क्या याद रखना है कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था? तो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ विवाह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने अब सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए।
ठीक है। अब ये कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या बात आती है कि पाटलिपुत्र में या मगध साम्राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, ठीक है। और उस अकाल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ पर एक झील का निर्माण करवाता है और उस झील का नाम है सुदर्शन झील। तो प्रश्न बन सकता है सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं और भद्रबाहु के को अपना गुरु मानते हुए वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं और चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागते हैं। संलेखना विधि क्या होती है? जिसमें जो जैन अनुयायी है पूर्ण रूप से भोजन को त्याग देता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, ठीक है। तो मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व 298 बीसी में। और संलेखना विधि को और क्या कहते हैं? संथारा विधि, ठीक है। संलेखना विधि का दूसरा नाम रहेगा संथारा विधि। उसके बाद है मैग्सनीज की जो इंडिका है, इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने याद रखने कि मैग्सनीज ने अपनी इंडिका में क्या क्या पॉइंट लिखे थे। तो उसने मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है इंडिका को, यानी कि मौर्य साम्राज्य का दर्पण किसे कहा जाता है? तो प्रश्न बनता है, तो आंसर रहेगा इंडिका को। पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा या प्लाईब्रोथा हमने पढ़ा था अभी, कहा गया है। तीसरा यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर मैग्सनीज ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षकों में महिलाएं भी थी, तो महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन इंडिका में है। और इसके अलावा उसने क्या कहा कि जो भारतीय हैं वो भारत के मूल निवासी हैं, कहीं और से आकर भारत में नहीं बसे। तो ये सब इंडिका में लिखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट राजा का, जो है हमारे बिंदुसार। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है, जिनकी माता का नाम हमने अभी पढ़ा दुर्धरा, ठीक है, जिन्होंने सर्जरी के द्वारा अपने पुत्र को जन्म दिया। और जब इस पुत्र का जन्म हुआ इनके मस्तक पर एक बिंदु का निशान था, जिसकी वजह से इन्हें बिंदुसार कहा गया। जन्म 298 इनका जो शासन काल रहेगा वो 298 से 273 ईसा पूर्व रहेगा, ठीक है। अब आ गया इसकी माता का नाम दुर्धरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। और जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम पढ़े, वैसे ही बिंदुसार के भी कुछ अन्य नाम देखने को मिलते हैं। तो पहला रहेगा अमित्रघात, यानी कि शत्रुओं का नाशक, ठीक है। अमित्रघात शत्रुओं का नाशक। अमित्रघात किसे कहा गया? बिंदुसार को। नेक्स्ट आ गया भद्रसार या वारीसार। वायु पुराण में बिंदुसार के लिए भद्रसार या वारीसार शब्द यूज हुए हैं। जैन ग्रंथों में सिंहसेन यूज हुआ है बिंदुसार के लिए, तो सिंहसेन भी बिंदुसार का नाम रहेगा जो जैन ग्रंथों में लिखा गया है। 16 राज्यों का विजेता, ये तारानाथ एक इतिहासकार हैं जिन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है, ठीक है। अब इनके परिवार की और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। माता पिता हमने पढ़ लिया, अब इनकी पत्नियां। तो कहा जाता है कि बिंदुसार की 16 पटरानियां थी। उनके 101 पुत्र थे और उन पुत्रों में से 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे। सुशीम जो सबसे बड़ा था, अशोक जो भावी मौर्य राजा होंगे, और तिष्य जो सबसे छोटे थे, ठीक है। यहाँ तक ये परिवार हो गया। उसके बाद उसके दूसरे देशों से संपर्क की बात करते हैं। तो सीरिया नरेश इडियोकस ने से चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी। किसने मांगी थी? बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी। कौन सी 3 चीजें मांगी थी? अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक। उसने कहा था कि मेरे साम्राज्य में किसी एक दार्शनिक को भेजा जाए। तो उसने इंस्टेंटली, सीरिया नरेश ने इडियोकस ने अंजीर और मदिरा तो डायरेक्टली सीधे ही भेज दी थी जल्दी, बट उसने दार्शनिक को कुछ समय तक नहीं भेजा। आफ्टर सम टाइम सीरिया का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मैग्सनीज आया था, इसी तरह से बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था जो कि सीरिया का राजदूत था, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट कि तक्षशिला में उस टाइम पर क्या हो रहा था? विद्रोह हो रहा था, ठीक है। यानी कि तक्षशिला को अच्छे से नहीं संभाला जा पा रहा था। तक्षशिला में पहला विद्रोह तो जो सुशीम था, सुशीम जो कि बिंदुसार का पुत्र था, वह उस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, तो वहाँ विद्रोह हुआ।
तो अशोक ने अपने पुत्र बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को वहां भेजा ताकि वो क्या कर सके, विद्रोह को दबा सके, और अशोक सफल होता है और विद्रोह को दबा देता है। तो ये पॉइंट्स हमने याद रखने हैं बिंदुसार से। अब नेक्स्ट मौर्य राजा हमारे पास आता है, दैट विल बी अशोक। अशोक का जो शासनकाल रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 269 टू 232 BC। अब याद रखना है कि 273 तक तो बिंदुसार का शासन था और उसके 4 साल तक कोई भी शासन अभी हमें नहीं देखने को मिलता है, अभी कौन सा राजा वहां पर हुआ होगा। तो याद रखना है कि अशोक को डायरेक्टली ही राज्य नहीं मिल गया था, उसे अपने भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ा था। अपने 101 भाइयों को की हत्या करने के पश्चात या उनसे युद्ध करने के पश्चात, यानी कि प्रतिद्वंदियों से युद्ध करने के पश्चात उसको शासन मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए 269 BC में अशोक राजा बनता है और 232 ईसा पूर्व तक वो राज्य करता है। ठीक है, अब आ गया कि अन्य नाम, जैसे बिंदुसार के और चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम थे, तो अशोक का भी अन्य नाम है, वो है देवान प्रिय अशोक, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, और अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम रानी धर्मा या सुभद्रांगी। ठीक है, रानी धर्मा या सुभद्रांगी रानी धर्मा का ही नाम है। ठीक है, भाई बिंदुसार के 101 पुत्र थे, सुसीम सबसे बड़ा, तिष्य सबसे छोटा और अशोक। ठीक है, पत्नी कारुवाकी, देवी, पद्मावती और तिष्य रक्षिता, ये इनकी अशोक की मेन पत्नियां रहेंगी। उसके बाद संतान महेंद्र, पुत्र संघमित्रा पुत्री, तिवल, कुणाल और चारुमती, ये इनकी संतानें थी। और अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और कब अपनाया था? अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि बौद्ध कलिंग के युद्ध में इतना अधिक रक्तपात उसने देखा कि उसका मन विचलित हो गया और उसने युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। एक नए धर्म की शुरुआत की गई जिसको धम्म कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि अशोक के गुरु कौन थे। ठीक है, तो अशोक के गुरु का नाम रहेगा उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त जो हैं अशोक के गुरु रहेंगे। पर इससे पहले उनको जो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित करने के लिए जो मार्गदर्शन मिला था वो निगोथ नाम के एक भिक्षु से मिला था। ठीक है, तो दीपवंश और महावंश जो कि जैन ग्रंथ हैं, तो उनमें लिखा है कि शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु से बौद्ध दीक्षा के पश्चात मोगलीपुतिस के प्रभाव से वो क्या बने थे? बौद्ध बने थे। और दिव्य वदान में लिखा है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को दीक्षा दी थी। यहाँ पर मैंने जैन धर्म बोल दिया था, सॉरी, वहां रहेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, तो और अपने इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उपगुप्त इनके गुरु रहेंगे। म्यांमार में जो उपगुप्त हैं उनको शिन उपगुप्ता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है उपगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, तो शिन उपगुप्ता नाम से जाना जाता है। अब आगे बात अशोक के साम्राज्य की, क्योंकि अब युद्ध को त्याग दिया पर उसका साम्राज्य तो बहुत विस्तृत था, इसीलिए उसने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र जिसकी उज्जैनी थी, कलिंग प्रांत तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राथी या प्राशी पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट 5 साम्राज्य। ठीक है, अपनी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक ने कलिंग का युद्ध कब और कहाँ लड़ा, किसके साथ उसका युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद उसने कौन सा धर्म का प्रचार किया और उस धर्म से उसने रिलेटेड कितने शिलालेख, कहाँ पर कौन से शिलालेख बनवाए हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।